तो कैसे बच्चों लोगों, आज हमारा नया टॉपिक, नया चैप्टर, और नया चैप्टर है जो वो है बेटा जीव जगत का वर्गीकरण। किसका जगत बेटा? जीव जगत का वर्गीकरण। बेसिकली अगर इंग्लिश में बोलते तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करता है। चलें आगे। अब हम लोग आगे चलते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि पहले फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था कि हमारे पास डिफरेंट टाइप के क्या थे, अलग अलग टाइप के प्राणी थे, जीव थे। उनको हम लोग ने 7 कैटेगरी के ऑन द बेसिस ऑफ हमने अलग अलग क्लास में उनको बांटा था, है ना। फिर हमने देखा था, जब बांट के देखा तो हमारे पास एक जीव जगत निकला। बेसिकली अगर बात करूं तो एक पादप और एक जंतु, दो हमको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। अब उसमें भी और चीज़ देखी थी हमने। क्या देखा था कि एक हमको निम्न स्तर के मिले थे और एक हमको उच्च स्तर के प्राणी देखने को मिले थे, है ना। अब अगर मैं बात करूं, आगे चलते हैं तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं बेटा क्या, कि जब जीव जगत की वर्गीकरण की बात करते हैं तो हमारे पास एनिमल और प्लांट दो चीज़ होनी चाहिए। अब एनिमल है, एनिमल मतलब जंतु है, और प्लांट मतलब पादप है, तो इनका ये छोटे मोटे तो है, रहते नहीं कि एक दो ही नंबर में हो, लाखों करोड़ों में नंबर में है, ठीक है। जब है तो इनका वर्गीकरण करना बहुत आसान तो बात है नहीं कि हम लोग बताएं कि भाई कौन सा यूनिसेलुलर होगा, कौन सा एक कोशी, कौन सा बहुकोशिकी, ठीक है। ये सारी चीज़ें बेटा। अब आगे की तरफ जब चलते हैं तो हम लोग देखते हैं कि सभ्यता के प्रारंभ से ही मानव ने सजीव प्राणियों के वर्गीकरण के अनेक प्रयास किए हैं। कौन किसने किए बेटा? सजीव अनेक किसने किए हैं? मानव ने, ठीक है ना। वर्गीकरण के प्रयास में वैज्ञानिक मानदंडों की जगह सहज बुद्धि पर आधारित हमारे भोजन, वस्त्र, आवास जैसी सामान्य उपयोगिता के वस्तुओं के उपयोग की आवश्यकताओं पर आधारित थे। मतलब अब देखो, यहाँ पर जो वर्गीकरण किया गया है तो किसने किया? मानव ने। किसका किया? सजीवों का। किस बेस पे किया? तो भोजन, वस्त्र और आवास, मतलब फूड, क्लोथ और हैबिटाट, जहां वो रहते हैं उसके बेस पे इन्होंने क्या किया? सजीवों का क्या किया? वर्गीकरण किया, ठीक है। उन्होंने आवश्यकताओं पर किया। इन प्रयासों में जीवों के वर्गीकरण में वैज्ञानिक मानदंडों का उपयोग सर्वप्रथम अरस्तु ने किया था। किसने किया था? अरस्तु। अरस्तु जो थे, अरिस्टोटल जी, ये देखना, एक ध्यान रखना, ये फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी, ठीक है। उन्होंने पादपों को सरल आकारित लक्षणों, मतलब प्लांट की अगर बात करेंगे तो प्लांट को उन्होंने सरल आकार के लक्षणों को आधार पर वृक्ष, झाड़ी और शाक में वर्गीकृत किया। मतलब हर्ब, श्रब और ट्री, ठीक है ना। किस नाम से बेटा? हर्ब, श्रब और ट्री, तीन। क्या क्या? हर्ब, श्रब और ट्री। ध्यान रखना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब ये आर्टिफिशियल बनाई गई, ये नेचुरल ने खुद नहीं दिया, इन्होंने खुद बनाया है ये, ठीक है ना, कि उसकी क्या क्या था, कैसे कैसे देख के उन्होंने बताया, है ना, वर्गीकरण। जबकि इन्होंने उन्होंने प्राणियों का वर्गीकरण किसके बेस पे किया? लाल रक्त। तो आरबीसी के बेस पे करने वाले वर्गीकरण का कौन था रचिता बेटा? अरिस्टोटल था। कौन था? अरिस्टोटल। आरबीसी की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर एक तुम्हारे पास बनेगा वर्ड एनामा, एनेमा, और एक पड़ेगा एनाइमा, ठीक है, प्रेजेंट और एब्सेंट, ठीक है। फिर हमारे पास आ गए लीनियस जी, आ गए कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस के काल में सभी पादप प्राणियों के वर्गीकरण के लिए दुई जगत, कौन सा बेटा? दुई जगत। दुई जगत देने वाला कौन था तुम्हारे पास? लीनियस। लीनियस ने क्या क्या था? प्लांटी और एनिमेलिया में इन्होंने क्या किया है? जैव जगत को बांटा है। कितने जगत में बांटा है? दो जगत में। कौन कौन से? प्लांटी और एनिमिलिया जगत में वर्गीकृत किया गया है। इस पद्धति के अनुसार यूकैरियोट ससीम केंद्रिकी, यूकैरियोट ध्यान रखना, और प्रोकैरियोट असीम केंद्रिकी,
ठीक है ना। प्रोकैरियोट जिनके पास क्या नहीं होता है, केंद्रक नहीं होता है, ससीम युग प्रोकैरियोट के पास क्या, केंद्रक न्यूक्लियस नहीं मिलता है, जबकि यूकैरियोट के पास केंद्रक देखने को मिलता है। एक कोशिकी और बहुकोशिकी, मतलब यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, प्रकाश संश्लेषी हरित शैवाल और अप्रकाश संश्लेषी कवक, मतलब फोटोसिंथेटिक, ध्यान रखना फोटोसिंथेटिक कौन कौन से, हरित ब्लू ग्रीन सेल एल्गी और तुम्हारे पास कवक फंगाई के बीच। तो हरित शैवाल और अप्रकाश संश्लेषी, मतलब हरित शैवाल मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी शैवाल की बात कर रहा है, ध्यान रखना। और प्रकाश संश्लेष अप्रकाश संश्लेषी मतलब हेट्रोट्रॉफिक, तुम्हारे पास क्या फंगाई के बीच विभेद स्थापित करना संभव नहीं था। किस किस के बीच में, दे ध्यान रखना, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, एक कोश की और बहुकोश की, और फोटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक के बीच में करना क्या नहीं था, संभव नहीं था। किसके अकॉर्डिंग, प्लांट के अकॉर्डिंग इन्होंने जो बनाए थे। अब इन्होंने क्या क्या बताया था, जरा देखो इन्होंने क्या बताया है यहाँ पर, यह बताया कि पादप प्राणियों पर आधारित यह वर्गीकरण आसान एवं सरल से समझने जाने के बावजूद बहुत सी जीवधारियों को, ठीक है, तो पादपों और प्राणियों पर आधारित यह वर्गीकरण आसान एवं सरलता से समझे जाने के बावजूद बहुत सी जीवधारियों में, जब बहुत सी जीवधारियों को इनमें से किसी भी वर्ग में रखना संभव नहीं था। क्यों क्यों संभव नहीं था? अब देखो जरा, हरित शैवाल, इसके बाद भी क्या होती है, सेल वॉल होती है, इसके बाद भी क्या होती है, सेल वॉल होती है। बात समझना, एक कोश की और बहुकोशी की, इसके पास भी क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, इसके पास भी न्यूक्लियस होता है, ठीक है ना। अभी हम लोग बात करेंगे प्रोटिस्टा की, बात बताऊंगा मैं अगले जाके, वहां पर देखना एक्सेप्शन क्यों है, क्यों ये संभव नहीं है, अभी बताएंगे। इसी कारण अत्यंत लंबे समय में चली आ रही वर्गीकरण की द्विजगत पद्धति अपर्याप्त सिद्ध हो रही थी। क्यों? इसके अतिरिक्त वर्गीकरण के लिए आकारिकी के साथ साथ कोशिका संरचना, कोशिका भित्ति के लक्षण, पोषण की विधि, आवास प्रजनन की विधि या एवं विकासी संबंधों को भी समाहित करने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। कि जैसे जैसे क्या होगा बेटा, जैसे जैसे क्लासिफिकेशन आगे बढ़ेगा तो हमारे पास हमको क्या क्या कैरेक्टर देखने पड़ेंगे, ये कोशिका की संरचना कैसी होती है, कोशिका भित्ति किसकी बनी है, पोषण की विधि किसकी बनी है। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि प्लांट में सेल्यूलोज की रहती है ना, फंगस जाओगे तो काइटिन की रहती है। अब फंगस और काइटिन, फंगस और प्लांट क्या है, ऑटोट्रॉफिक है, और फंगस क्या है, हेटेरोट्रॉफिक है, मतलब विषमपोषी और समपोषी। जो अपना खाना खुद बनाएंगे वो कौन है तुम्हारे पास, प्रकाश संश्लेषी कौन से है तुम्हारे पास, जल्दी बताओ, प्लांट है। और विषमपोषी कौन से, तो जो डिपेंड दूसरों पे करते हैं, कवक। तो दोनों को एक ग्रुप में रख दिया। अब दोनों को जब एक ग्रुप में रख दिया है तो हम उनको साथ में रख नहीं सकते, तो हमको डिफ्रेंशिएट करना ही पड़ेगा कि एक जो है वो खुद खाना बना रहा है और दूसरा जो है वो दूसरे पर डिपेंडेंट है। इज इट क्लियर? अतः समय के साथ साथ सजीवों के वर्गीकरण की पद्धति में अनेक परिवर्तन आए। किसके परिवर्तन में बेटा, सजीवों के वर्गीकरण की पद्धति में अनेक परिवर्तन आए। पादप एवं प्राणियों के वर्गीकरण की इन कठिन पद्धतियां, जिनमें सम्मिलित समूह जीवधारियों में होने वाले परिवर्तन शामिल हैं, सदा ही समाविष्ट रहे। इसके अतिरिक्त जीवधारियों के विभिन्न जगत की संख्या एवं लक्षणों की विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग व्याख्या की गई है, सबने अलग अलग किया गया है, ठीक है। अब हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला, ये क्वेश्चन पूछता है, द्विजगत वाला दिया था लिनियस ने, और 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 क्या 5 जगत है ना, 5 जगत है, 5 जगत वर्गीकरण जो है तुम्हारे पास ये दिया है किसने बेटा, कैरोला, ये आर.एच. विकेटर साहब ने, आर.एच. विटेकर साहब ने कब दिया था, 1969 में, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कब दिया था, 1969 में आर.एच. विटेकर द्वारा 5 जगत वर्गीकरण की पद्धति प्रस्तावित की गई थी। इस पद्धति के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने वाले जगत के नाम कौन कौन से थे, पहला था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। क्या क्या था, मोनेरा, प्रोटिस्टा,
फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। ध्यान रखना ये तीनों के तीनों क्या है, ये तीनों के तीनों यूकैरियोट मल्टीसेलुलर है, और ये तुम्हारे पास प्रोटिस्टा क्या है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट है ना, एक कोशिकीय यूकैरियोट है। और ये तुम्हारे पास कैसा है, प्रोकैरियोट है। अब जरा ध्यान से सुनना मेरी बात। जो मोनेरा है, इस मोनेरा के अंदर सारे के सारे बैक्टीरिया, सूक्ष्म जीव सारे के सारे आते हैं, ठीक है। प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर यूकैरियोट आते हैं, फंजाई, प्लांटी और ये सारे के सारे क्या आते हैं, यूकैरियोट से, है ना। अब आगे चलते हैं, देखो कोशिका के प्रकार की बात हम लोग करते हैं। किसकी बात करते हैं, कोशिका के प्रकार की बात करते हैं। जब हम लोग कोशिका के प्रकार की बात करते हैं तो हम देखते हैं मोनेरा। क्या देखते हैं हम लोग बेटा, मोनेरा। मोनेरा देखते हैं तो मोनेरा क्या है, प्रोकैरियोट है। अब ध्यान रखते हैं इसकी जो सेल वॉल है वो किसकी बनती है। यहां पर इन्होंने बोला सेल्यूलोज रहित, मतलब सेल्यूलोज एब्सेंट होता है ना। बहुसर्कराइड अमीनो एसिड, बेसिकली अगर हम लोग बोले तो इसका जो बनता है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनती है। किसकी बनती है, पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडो रहित, ठीक है। केंद्रक झिल्ली की बात करोगे तो इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती। बेसिकली जो पुराने लोग होते थे तो ज़्यादा मॉडर्न नहीं होते थे, ज़्यादा डेवलप नहीं होते थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रोकैरियोट है, अपने आप को संभालने के लिए इसके पास कोई भी अपनी बॉडी का अच्छा वाला स्ट्रक्चर। एनिमिलिया, अब इन्होंने, हम लोग यहाँ पे थे, झिल्लू में बता रहा था कि केंद्रक, तो प्रोकैरियोट थे, प्रोकैरियोट में कोई भी टाइप का क्या नहीं था, डेवलप ऑर्गन नहीं था। इनके पास थ्रेड लाइक, ध्यान रखना, 1 हिस्टोन प्रोटीन के बराबर था। एक और चीज बता दूं, सिंगल क्रोमोसोम था, एक सिंगल क्रोमोसोम, जो इसमें नहीं लिखा है, ये ध्यान रखना, सिंगल क्रोमोसोम एक गुणसूत्र के बराबर इनके पास क्या था, इनका डीएनए, जो डीएनए आरएनए जो इसका जेनेटिक मटेरियल था वो था, ठीक है ना, है ना। इसके बाद बात करोगे काय संरचना, कोशिकीय होता है, पोषण विधि, ध्यान रखना आगे जाके पढ़ोगे, सबसे डाइवर्स, सबसे ज्यादा मतलब विभिन्नताएं, सबसे ज्यादा फैला हुआ अगर किसी के पास पोषण की विधि है तो वो कौन है तुम्हारे पास, प्रोकैरियोट्स है। प्रोकैरियोट में कौन बेटा, मोनेरा। स्वपोषी, रसायन संश्लेषी, ठीक है, संश्लेषी, रसायन संश्लेषी, केमिकल और प्रकाशन, फोटोट्रॉफिक, तथा परपोषी, परपोषी मतलब क्या, हेटरोट्रॉफिक, जो दूसरों की बॉडी पर जाके क्या करें, अपना काम करें। मृतपोषी, जो सड़े गले हुए जीवों पर भी क्या करे, अपना काम करे। परजीवी, परजीवी मतलब होता है दूसरों की बॉडी पर, और मृतपोषी मतलब जो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल है उसके ऊपर जाके अपना काम करें। प्रजनन का जो विधि होता है वो होता है संयुग्मन। क्या होता है, संयुग्मन। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो ये इनका जो डिवीजन होता है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि मोनेरा अपने आप का नंबर कैसे बढ़ाता है, तो वो बढ़ाता है फिजन के द्वारा, फिजन, ठीक है। अब आ जाओ यहां पर कोशिका भित्ति, यूक्रेट की बात करते हैं, प्रोटिस्टा में, तो यूक्रेट में जाओगे तो यहां पर प्रेजेंट मिलेंगे, आगे बताऊंगा कहां कहां मिलती है, ठीक है। कुछ में उपस्थित होती है, कुछ में अनुपस्थित होती है ना, कुछ में उपस्थित होती है, कुछ में अनुपस्थित होती है, ध्यान रखना। केंद्रक, अब ये यूक्रेट आ गया, मतलब ये उपस्थित होगा इसमें। काय की संरचना, कोशिकीय है, कोशिकीय होगा, ध्यान रखना। ये भी कैसे है हमारे पास, प्रकाश संश्लेषी, फोटो ऑटोट्रॉफिक है, और परपोषी, ध्यान रखना, फोटो ऑटोट्रॉफिक और परपोषी, मृतोपजीवी नहीं है, ये मृतोपोषी नहीं है। ये सब क्या करते हैं, ध्यान रखना कि जिंदा लोगों पर ही अपना फूड एक्ट करते हैं। दिन के समय क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, और रात के समय पर ऑर्गेनिज्म के ऊपर अपना काम एक्ट करते हैं। युग्मनज, संलयन और संयुग्मन, युग्मनज, संलयन और संयुग्मन, ध्यान रखना। फंजाई जाओगे तो फंजाई भी क्या है, यूकैरियोट है, इसमें उपस्थित होती है, सेलुलोज रहित, बट किसकी, काइटिन युक्त होती है, ध्यान रखना, काइटिन की बनी होती है।
है ना। यूकैरियोट में है तो केंद्रक तो होगा ही होगा। काय की संरचना बहुकोशिकीय, ध्यान रखना ये एक कोशिकीय होता है, यूनिसेलुलर, ध्यान रखना ये बहुकोशिकीय मल्टीसेलुलर। और अद्रण यूतक होते हैं, परपोषी होते हैं। परपोषी मतलब ध्यान रखना ये हमेशा हेट्रो में आएंगे। किस में आएंगे? ये हेट्रो, जो डेड एंड डिकेइंग है उसमें काम करेंगे और जो जिंदा है उसके ऊपर अपना एक्ट करके अपना खाना बनाएंगे। निषेचन के द्वारा, फर्टिलाइजेशन के द्वारा इनमें क्या होता है? प्रजनन की विधि होती है, मतलब मेल और फीमेल गेमिट दोनों देखने को मिलेंगे। ठीक है। अगर मैं प्लांट की बात करूं, प्लांट में भी क्या होता है? यूकैरियोट होते हैं, उपस्थित होते हैं, सेल्यूलोज सहित होता है। देख ध्यान रखना, सेल्यूलोज सहित, और उसके पहले सेल्यूलोज रहित था, है ना। उपस्थित होगा केंद्रक भी, और इसमें मिलेंगे टिश्यू और उसके अंग। क्या मिलेंगे? टिश्यू और उसके अंग। अधरण टिश्यू का मतलब लूज टिश्यू, है ना। ऊतक और उसके अंग मिलेंगे। स्वपोषी प्रकाश संश्लेषी होते हैं और निषेचन के दौरान इनमें क्या हो? फर्टिलाइजेशन होता है। एनिमेलिया, यूकैरियोट अनुपस्थित, उपस्थित होते हैं सब कुछ। ऊतक, अंग और अंग तंत्र मिलता है। और परपोषी, हमेशा ध्यान रखना, प्राणियों पे संभोजी, मृतोपोषी इत्यादि जो मर जाते हैं उन पे क्या करते हैं? डिपेंडेंट करते हैं, और इनका नंबर जो बढ़ता है वो निषेचन के द्वारा बढ़ता है। अब इसको बताने वाले कौन थे? 1969 में 1969 में आने वाले आर्च विटेकर द्वारा एक 5 जगत वर्गीकरण दिया गया था। पद्धति प्रस्तावित करती गई और इस पद्धति में के अंतर्गत मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया आए। कोशिका संरचना, शारीरिक संरचना, ध्यान रखना, कोशिका संरचना, शारीरिक संरचना, पोषण की प्रक्रिया, प्रजनन और जाति वृत्ति के संबंध उनके वर्गीकरण की पद्धति का प्रमुख मापदंड था। किनों का? ध्यान रखना, किनों ने, ये पूछा जाएगा, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि कोशिका की संरचना कैसी होती है, शरीर की संरचना कैसी होती है, पोषण की प्रक्रिया कैसी होती है, प्रजनन और जातीय वृत्ति संबंध उनके वर्गीकरण की पद्धति के प्रमुख मानदंड कैसे होते हैं। ठीक है ना। कोशिका की संरचना कैसी होती है, शारीरिक संरचना कैसी होती है, पोषण की प्रक्रिया क्या होती है, प्रजनन क्या होता है, जाति वृत्ति संबंध क्या होता है, ध्यान रखना कि कैसे वो रिलेशन, इन सब में तुलना करने पे हमको मिलता है क्या? विटेकर का 5 जगत वर्गीकरण, जो कि मोस्ट एक्सेप्टेबल है, दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल यही है। ठीक है। अब हम 5 जगत वर्गीकरण की बात कर, जुड़े मुद्दों पर बात करते हैं, धारणाओं पर विचार करेंगे, जिससे वर्गीकरण की यह पद्धति प्रभावित होती है कि इससे पहले के वर्गीकरण पद्धति के अंतर्गत बैक्टीरिया, नीलहरित, शैवाल और मॉस, फंजाई, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म को पादपों के साथ रखा गया था। मैंने बताया था ऊपर की तरफ, जहां पर प्लांट और एनिमेलिया में कुछ कोशिका के भित्ति के अनुसार उन्होंने सबको एक साथ रख दिया गया था। इसलिए जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था, द्वि जगत था, वो क्या हो गया था? फेल हो चुका था। ठीक है। तो यहां पर क्या क्या करना है कि पहले हमारे पास ये था, क्या क्या था हमारे पास, जरा ध्यान से देखना। बैक्टीरिया, नीलहरित, फंजाई, मास, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म को कहाँ पर रख दिया गया था? पादपों में। जबकि बैक्टीरिया पादप के साथ आते नहीं है। बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होते हैं और पादप क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है ना। इनके पास क्या नहीं होता? न्यूक्लियस नहीं होता, इनके पास न्यूक्लियस होता है। बात समझना, इनके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होता, इनके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है। इज इट क्लियर? न्यूक्लियस की प्लाज्मा मेम्ब्रेन ध्यान रखना के साथ रख दिया। इस जगत के समस्त जीवों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति का उपस्थित रहना एक समानता थी। कोशिका भित्ति तो मिलती है, ठीक है ना, जबकि अन्य लक्षण एक दूसरे से एकदम अलग अलग थे। जीवन की 3 अनुक्षेत्र पद्धतियां भी प्रस्तावित की गई थी, जिसमें मोनरे जगत को 2 अनुक्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया था। अगर मैंने ऊपर बोला है कि सेल वॉल, उसमें क्या बोलते हैं, सेल वॉल प्रेजेंट है या नहीं है, तो सेल वॉल ध्यान रखना प्लांट में भी होती है और बैक्टीरिया में भी होती है ना। बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है प्लांट में प्रेजेंट होती है, इसमें नहीं होती। ये कंफ्यूजन दूर कर लेना अपना, ठीक है। जिसमें मोनरा जगत को 2 अनुक्षेत्रों में
वर्गीकृत किया गया है। सारे यूक्रेट जगत को तीसरे अनुक्षेत्र में रखा गया है। ध्यान रखना मोनेरा को भी दो वर्ग में, ध्यान रखना एक तुम्हारे पास क्या आएगा, आर्के बैक्टीरिया मिलेगा और एक तुमको मिलेगा यू बैक्टीरिया, आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, और फिर फाइनली आता है तुम्हारे पास यूकैरियोट्स, है ना। एक षष्ठ जगत पद्धति भी प्रस्तावित की गई थी। आप इस पद्धति के विषय में विस्तार से उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें 3 डोमेन सिस्टम भी था, 3 डोमेन सिस्टम और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया तथा नील हरित शैवाल, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया तथा नील हरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया को अन्य यूक्रेट जीवों के साथ वर्गीकृत कर दिया गया था। मतलब देखो, ब्लू ग्रीन एल्गे BJA को उन्होंने क्या कर दिया था, यूकैरियोट के साथ रख दिया था, जबकि है क्या, ये प्रोकैरियोट्स हैं। तो ये गलतियां थी किसकी, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, दैट इज कॉल्ड अरिस्ट, किसने दिया था, कैरोलस लिनियस ने दिया था, है ना। और इनके अनुसार, इस पद्धति के अनुसार एक कोश की जीवों को बहु कोश की के साथ रख दिया था। ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है, यूनिसेलुलर, इसको रख दिया किसके साथ, प्लांट के साथ। बात समझ में आई, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, ये यूनिसेलुलर है, ये बैक्टीरिया और ये प्लांट है। इज इट क्लियर, है ना। इसके बाद जैसे क्लैमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा, क्लैमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा, ठीक है ना। अब एक एल्गी है, दोनों एल्गी के साथ रख दिया था, जो भी है। इस वर्गीकरण में कवकों जैसे परपोषी का हरित पादपों के साथ सुपोषी रखना, ये देखो कि बीच में विभेद नहीं किया गया, जबकि कवकों को किसी का भित्ति काइटिन की और एवं हरित पादपों की सेल्यूलोज की बनी होती है। अब देखो हमारे पास फंगस की किसकी काइटिन की बनी होती है, और प्लांट में जाओगे तो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। आगे चल के तुम लोग देखोगे तो वही चीज़ था, प्रॉब्लम वही थी कि फंगस के पास काइटिन की थी और प्लांट के पास जो थी वो सेल्यूलोज की थी। इन्हीं लक्षणों को ध्यान में रखते हुए कवकों को एक अलग अलग फंजाई के अंतर्गत रखा गया। सभी प्रोकैरियोटिक जीवधारियों को मोनेरा ए तथा एक कोशिकीय जीवधारियों को प्रोटिस्टा के जगत के अंतर्गत रखा गया, है ना। मोनेरा को किस में रखा गया, मोनेरा और एक कोशिकीय जीवधारी को प्रोटिस्टा। ध्यान रखना, मोनेरा यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट है और प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, ठीक है ना। तो इन दोनों को मिक्स कर दिया गया। प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत कोशिका भित्ति युक्त क्लैमाइडोमोनास और क्लोरेला, प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत कोशिका भित्ति युक्त कौन कौन से, क्लोमाइडोमोनास और क्लोरेला, जिन्हें पहले पादपों के अंतर्गत शैवाल में रखा गया था, एल्गी में रखा गया था। किस में रखा गया था, एल्गी में, ठीक है ना, रखा गया था। किसके साथ, पैरामीशियम एवं अमीबा, जिन्हें पहले प्राणी जगत में रखा गया था। कोई दिक्कत नहीं है, पर इनको क्या किया हमने, अलग अलग किया, है ना। अब हम लोग पढ़ते हैं कि क्या पढ़ते हैं कि साथ रखा गया जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इस प्रकार के पद्धति में अनेक जीवधारियों को एक साथ रखा गया। हमको पता है पैरामीशियम और अमीबा, पैरामीशियम और अमीबा जिन्हें पहले प्राणी जगत में रखा गया था, के साथ रखा गया था, जिसमें कोशिका भित्ति नहीं मिलती है। बेसिकली ह्यूमंस में जाओगे तो ह्यूमन के सेल्स में कोई भी कोशिका भित्ति होती नहीं है, जिन्हें पहले की पद्धतियों में अलग अलग रखा गया था। ऐसा वर्गीकरण के मानदंडों में परिवर्तन के कारण हुआ। इस प्रकार परिवर्तन भविष्य में भी हो सकते हैं, जो लक्षणों और विकासी संबंधों के प्रति समझ में सुधार पर निर्भर होगी। समय के साथ साथ वर्गीकरण की एक ऐसी पद्धति विकसित हुई कि प्रयास करना किया गया जो न सिर्फ आकारिक, कायिक एवं प्रजनन, ध्यान रखना, आकारिक, कायिक, प्रजनन संबंधी समानताओं के आधारों, कौन कौन से, आकारिक, कायिक और प्रजनन, आकारिक, कायिक और वॉट बेटा, प्रजनन, आकारिक, कायिक और क्या, प्रजनन,
बल्कि जाति वृत्ति हो और विकास संबंधों में क्या हो इसका आधारित हो। और क्या हो बेटा, विकास संबंधों में क्या हो इनका आधार हो। इसके वजह से इनको क्या किया गया, अलग अलग देखने को मिला। और ये सब चीज़ें मिक्स होने के कारण हम लोग किसी में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे थे। पर वेल था किस में आया, जब ये आया 5 जगत आया तब इनमें डिफ्रेंशिएट होना चालू है। इस अध्याय में व्हिटेकर की पद्धति को अंतर्गत मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई के लक्षणों का अध्ययन करेंगे। प्लांटी एनिमिलिया जगत, उनके लिए अलग अलग चैप्टर बनाए गए हैं। तो तुम्हारे पास पहला आता है क्या, मोनेरा जगत। क्या आता है, मोनेरा जगत। जब हम लोग मोनेरा जगत की बात करते हैं तो मोनेरा में सब सारे के सारे क्या आएंगे, बैक्टीरिया आएंगे। ध्यान रखना, सारे के सारे क्या आएंगे, बैक्टीरिया। मोनेरा जगत की हम लोग जब बात करते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि सभी बैक्टीरिया मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। ये सूक्ष्म जीवों में सर्वाधिक संख्या में होते हैं और लगभग सभी स्थानों पर पाए जाते हैं, इसलिए इसको कॉस्मोपॉलिटन बोलते हैं। कॉस्मोपॉलिटन, है ना। मुट्ठी भर मिट्टी में भी सैकड़ों प्रकार के बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं। ये गर्म जल के झरनों, जैसे अगर मैं एक नाम बताऊं तुम्हारे पास क्या आएगा, थर्मस एक्वेटिकस नाम मेरे को जैसे याद रहता है हमेशा। थर्मस एक्वेटिकस की बात करूं मैं तो थर्मस एक्वेटिकस जो हम लोग यूज़ करते हैं पीसीआर में यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका जो एंजाइम होता है वो 90 से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में भी डिनेचर नहीं होता। एंजाइम डू नॉट डीनेचर, ठीक है, टूटता नहीं है। मरुस्थल मतलब रेतीला काल, बर्फ, गहरे समुद्र में विषम एवं प्रतिकूल वास हर जगह तुमको देखने को मिल जाएंगे। जहाँ दूसरे जीवों मुश्किल से ही रह पाते हैं वहाँ पर भी ये रह जाएंगे। मैं भी रह जाते हैं। कई बैक्टीरिया जो अन्य जीवों पर या उनके भीतर परजीवी एक्टोपैसेट और एंडो अंतः और बाहरी बैक्टीरिया को उनके आकार के आधार पर 4 समूह, गोलाकार कोकस, बहुवचन कोकाई, ध्यान रखना, छड़ाकार रॉड लाइक दैट इज कॉल्ड बेसिलाई, कॉमा शेप कॉमा लाइक दैट इज कॉल्ड विब्रियो, और सर्पीला आकार स्पाइरल शेप दैट इज कॉल्ड स्पाइरल में बटा गया। कौन कौन से, कोकाई बेसिलाई चम्मच के जैसे, स्पाइरल शेप तुम्हारे पास बेलन दिखते हो वैसे, और कोमा शेप विब्रियो। ये 4 तरीकों में बताया गया। कसाब मतलब फ्लैजिला, ठीक है, कसाब मतलब व्हाट, फ्लैजिला। आगे की तरफ चलते हैं। यदि भी संरचना में बैक्टीरिया अत्यंत सरल प्रतीत होते हैं परंतु इनका व्यवहार अत्यंत जटिल होता है। चय उपचय मतलब मेटाबॉलिज्म की दृष्टि से अन्य जीवधारियों की तुलना में बैक्टीरिया में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। मैं जैसे बोला था कि हमारे पास जो बैक्टीरिया होते हैं सबसे ज़्यादा इनमें क्या मिलती है, विविधताएं मिलती हैं। उदाहरण स्वरूप में वे अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से संश्लेषित कर लेते हैं। कार्बनिक भी नहीं, अकार्बनिक, ठीक है ना। ये प्रकाश संश्लेषित स्वपोषी तथा रसायन संश्लेषित स्वपोषी भी होते हैं। कीमो ऑटोट्रॉफिक बेसिकली ये ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, H2S सल्फर से, ठीक है ना, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया जो तुम लोग 8 अभी किस में पढ़ोगे, सेल में पढ़ोगे जाके, है ना। ते अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते अपितु भोजन के लिए अन्य जीवों पर तथा मृत कार्बनिक पदार्थों पर भी निर्भर रखते हैं, ठीक है। अब मैं तुमको थोड़ा सा एक चीज़ बता दूं कि जो बैक्टीरिया होते हैं, जो बैक्टीरिया की अगर स्ट्रक्चर की बात करोगे तो हमारे पास इनके पास म्यूसिलेजिनस की लेयर होती है। म्यूसिलेजिनस, है ना। इसी के कारण ध्यान रखना ये 2 टाइप के बैक्टीरिया मिलते हैं। एक मिलता है पर्पल कलर का बैक्टीरिया और एक मिलता है ग्राम बैक्टीरिया और एक पिंक मिलता है। तो इन दोनों के कलर के बेस में हम लोग 2 चीज़ बता पाते हैं। ग्राम ने बताया था, ग्राम एक साइंटिस्ट है, उन्होंने बताया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया 2 टाइप के देखने को मिलते हैं। इसके नीचे की तरफ जाओगे तुमको मिलेगी सेल वॉल। क्या मिलेगी, सेल वॉल। और इसके अंदर जाओगे तो तुमको मिलेगी सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं, सेल मेम्ब्रेन। और ये तीनों मिलके बेसिकली बनाते हैं सेल एनवेलप बनाते हैं। पढ़ेंगे हम लोग आगे जाके, ठीक है ना। क्या बनाते हैं, सेल एनवेलप बनाते हैं। फिर इनकी बॉडी के ऊपर या तो सीलिया होगा या तो बड़े बड़े फ्लैजिला होते हैं। दोनों का काम रहता है मोशन करने का, मूवमेंट करने का, सीलिया और फ्लैजिला।
इनके पास पिलाए भी होते हैं और जो रिप्रोडक्शन में काम आते हैं। इनके अंदर की तरफ जाओगे तो एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी होता है जिसका नाम क्या है, अगर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए की बात करोगे तो उसका नाम तुमको जो देखने को मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मेट। और ये प्लाज्मेट जो रहता है बेसिकली अगर मैं बात बताऊं तो ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर होता है, जो कि बेसिकली बैक्टीरिया के अंदर मिलता है। और हम लोग इस बैक्टीरिया के जो डबल प्लाज्मेट है, ये प्लाज्मेट को हम लोग वेक्टर की तरह यूज़ करते हैं। वेक्टर की तरह, एक ग्राही की तरह, मतलब एक समझ लो ग्राही हो गया, ग्राही की तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास आधे बैक्टीरिया आते हैं और हमारे पास यू बैक्टीरिया आते हैं। आधे बैक्टीरिया मतलब आर्के बैक्टीरिया और और तुम्हारे पास जो यू बैक्टीरिया है वो ट्रू बैक्टीरिया। अब आधे बैक्टीरिया क्यों बोल रहे हैं? आधे बैक्टीरिया इसलिए बोल रहे हैं कि आधे बैक्टीरिया की जो सेल वॉल रहती है वो थोड़ी सी क्या होती है, चेंज होती है। मैंने वहाँ बताया था पेप्टिडोग्लाइकिन की बनी रहती है और यहाँ पर तुमको मिलेगी स्यूडोम्यूरिन की। स्यूडोम्यूरिन किसकी मिलेगी? स्यूडोम्यूरिन। और ये जो बैक्टीरिया होते हैं, ध्यान रखना, जो सेल वॉल होती है इनकी थोड़ी सी जो नॉर्मल बैक्टीरिया उनसे डिफरेंट मिलती है और वो बनी रहती है स्यूडोम्यूरिन की। किसकी बनी रहती है बेटा? स्यूडोम्यूरिन की बनी होती है। ये विशिष्ट प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया अत्यंत कठिन वास स्थानों जैसे अत्यंत लवड़ी क्षेत्र, हेलोफी, लवड़ी मतलब जहाँ पर सॉल्ट ज़्यादा हो उनको हेलोफाइल बोलते हैं, जहाँ पर गर्मोथर्म को थर्मो एसिडोफिलस बोलते हैं, है ना। और जहाँ पर बेसिकली कच्छ क्षेत्र में मेथेनोजेंस, मतलब जहाँ पर हम लोग बेसिकली गाय और गोबर की बात करते हैं उनको मेथेनोजेंस बोलते हैं और इन बैक्टीरिया में मेथेनोकोकस मिलता है। ठीक है, आद्य बैक्टीरिया तथा अन्य बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति की संरचना एक दूसरे से थोड़ी कैसी होती है? भिन्न, क्योंकि किसकी बनी होती है? स्यूडोमोरिन की। यह लक्षण उनके लिए प्रतिकूल अवस्थाओं में जीवित रखने के लिए उत्तरदायी होती है। मेथेनोजन अनेक रूमिनेंट पशुओं, रूमिनेंट का मतलब क्या होता है? जो गाय भैंस होती, तुमने देखना वो ऑलवेज मुंह चलाती रहती है। क्यों? कि जब वो घास खाती तो घास को रेक्टम, है ना, रूमिनेंट बोलते हैं, तो रेक्टम, जो रेक्टम तक लेके जाते हैं स्टमक, और वो स्टमक से वापस से खाना मुंह में लेके आते हैं, फिर चबाते रहते हैं, चबाते रहते हैं, चबाते रहते हैं। जुगाली करने वाले जानवर, है ना, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? रूमिनेंट पशु बोलते हैं। कि आंत्र में पाए जाते हैं। इनके गोबर से कौन सी गैस मिलती है? मीथेन गैस मिलती है। और ये मीथेन गैस जो हम लोग बेसिकली बोलते हैं बायोगैस के लिए यूज़ होती है। किसके लिए बेटा? बायोगैस संयंत्र। जो सबसे पहले अगर बात करूं मैं, तो तुम्हारे पास जो चैप्टर है अभी, इस चैप्टर का तो एनसीईआरटी से हट चुका है, ठीक है ना, वहां पर दिया गया है। तो बायोगैस संयंत्र में यूज करते हैं, ठीक है ना, जो हरियाणा में बनाया गया था, है ना। अब यू बैक्टीरिया की बात करें तो हजारों यू बैक्टीरिया अथवा वास्तविक बैक्टीरिया की पहचान एक कठोर कोशिका भित्ति एवं कसाब मतलब तुम्हारे फ्लैजिला द्वारा की जाती है। साइनोबैक्टीरिया नीले हरित शैवाल भी कहते हैं, शैवाल भी कहते हैं ब्रैकेट में। मैं हरित पादपों को की तरह क्लोरोफिल ए मिलता है। ध्यान रख, क्या मिलता है? क्लोरोफिल ए, प्लांट के जैसे। ये क्वेश्चन पूछता है कि प्लांट में कौन सा क्लोरोफिल बैक्टीरिया के बराबर होता है, तो कौन सा बोलो? क्लोरोफिल ए। प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी होते हैं। साइनोबैक्टीरिया एक कोशिकीय, ध्यान रखना, एक कोशिकीय होते हैं। कॉलोनियल कॉलोनी के रूप में मिलते हैं, इसलिए ये तुम्हारे पास मल्टी सेलुलर टाइप में देखने को मिलते हैं। इनके ऊपर एक म्यूसिलेजिलस, ध्यान रखना, श्लेष्मी लेयर, श्लेष्मी आच्छद देखने को मिलता है। और इनके अंदर एक हेट्रोसिस्ट नाम की क्या मिलती है? इस जगह सेल मिलती है जो क्या करती है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करती है। आगे पानी का नहीं करेगी, आगे मिलेगा देखो। अतः तंतुमय अलवण जलीय समुद्री अथवा स्थलीय शैवाल है। कौन कौन से? ध्यान रखना, तंतुमय मतलब तुम्हारे पास फिलामेंटस, फिलामेंटस कैसे हैं ये? फिलामेंटस, तंतुमय। साइनोबैक्टीरिया एक कोशिकीय कॉलोनियल तथा तंतुमय अलवण जलीय समुद्री अथवा स्थलीय शैवाल है। इनके क्लोनी प्रायः जलीनुमा आवरण में ढकी रहती है जो दूषित जल में बहुत फलते फूलते हैं। देखो ध्यान रखना कि एक्चुअल में क्या होता है, जैसे ही हमको क्या मिलता है? ऑर्गेनिक अमाउंट, जो पानी में लोग सुबह सुबह करके आते हैं और वो पानी में जब यहाँ जाता है तो ये क्या करते हैं? एक वाटर व्लूम बनाते हैं। तुमने देखा होगा, एक तालाब है, एक तालाब में ऊपर की तरफ जाओगे तो तुम लोग देखते हो कि उसकी ऊपर की जो लेयर रहती है वो पूरी की पूरी ग्रीन ग्रीन दिखती है तुमको। और वो ग्रीन ग्रीन क्यों दिखती है? क्योंकि
जो साइनोबैक्टीरिया रहते हैं ये बनाते हैं वाटर ब्लूम, वाटर ब्लूम, वो इसी की बात कर रहा है। तो दूषित जल में क्या होता है, जो हमारे पास सुबह सुबह जो हम लोग करने जाते हैं, मल हमारा पानी में जाता है और वाटर को क्या कर देता है, दूषित करता है। पानी को क्या करता है, वाटर को दूषित करता है, ऊपर से लेयर बना लेता है। ठीक है, ओके, है ना। बैक्टीरिया जैसे नॉस्टॉक और एनीमिनिया पर्यावरण के नाइट्रोजन को हेट्रोसिस्ट नामक विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा स्थिर कर सकता है। देखो वाटर को नहीं करता है, किसको करता है, नाइट्रोजन को। रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया जैसे भी अकार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत करते हैं। नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया बेसिकली ये तुम्हारे पास कौन से बेटा, ध्यान रखना, नाइट्रोजन साइकिल है। नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, है ना। और विभिन्न अकार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत कर सकते हैं, उनसे मुक्त ऊर्जा का उपयोग एटीपी के द्वारा करते हैं। ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, सल्फर जैसे पोषकों को पुनः चक्रण करने में भी काम करते हैं। किसका, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और सल्फर। किसका बेटा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड सल्फर, इन सब का पोषकों को क्या करते हैं बेटा, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इनको पुनः चक्रण करने में। ठीक है, सही रिसाइकलिंग करने में। परपोषी बैक्टीरिया प्रकृति में बहुलता से पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में। इनमें अधिकतर महत्वपूर्ण अपघटक होते हैं। इन परपोषी बैक्टीरिया में से अनेक का मनुष्य के जीवन संबंधी गतिविधियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ये दूध से दही बनाने में काम आते हैं। लैक्टोबैसिलस की बात कर रहा है, जैसे लैक्टोबैसिलस। और मैं एक और बात बताऊं तुमको कि हमको जो मोस्ट ऑफ दी क्या एंटीबायोटिक्स मिलती है, एंटीबायोटिक्स सब हमको बैक्टीरिया से मिलती हैं। ठीक है ना। परपोषी अनेक जीवन प्रत्येक प्रतिजैवी में उत्पादन में लेग्यूम पादपों की जड़ों में, लेग्यूम पादपों मतलब तुम्हारे पास राइजोबियम की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, राइजोबियम की बात कर रहे हैं। ये राइजोबियम क्या करता है बेटा, दाल वाली फसलों में मिलता है। कौन सी वाली फसलों में, दाल वाली फसलों में। और बेसिकली जहाँ दाल होगा वहाँ प्रोटीन का अमाउंट ज़्यादा होगा। क्या अमाउंट ज़्यादा होगा, प्रोटीन का अमाउंट ज़्यादा होता है। ठीक है, नाइट्रोजन। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं, कुछ बैक्टीरिया रोगजनक होते हैं जो मनुष्य, फसलों, फार्म एवं पालतू पशुओं की हानि पहुंचाते हैं। ओबियस सी बात है, इनमें डिसीज कॉजिंग होती है। जैसे विभिन्न बैक्टीरिया के कारण, देखो एक हैजा ह्यूमंस में जाएगा, टाइफाइड ये भी हमारे पास आएगा, टिटेनस ये भी हमारा आएगा, और साइट्रस कैंकर ये प्लांट आएगा। तो प्लांट के कैंसर में, नींबू के कैंसर में साइट्रस कैंकर होता है। टिटनेस, टिटेनी हमारे पैर जहर होता है। टाइफाइड, टाइफाइड क्या होता है, आंतों में छेद करता है और डिसीज कॉज करता है ना। और हैजा ये क्या है, तुम्हें डायरिया कॉज कराता है। ठीक है ना। साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी, डिप्थेरिया, है ना। अब देखो, बैक्टीरिया प्रमुख रूप से कोशिका विभाजन द्वारा प्रजनन करते हैं। विफिजन, कभी कभी विपरीत परिस्थितियों में बीजाणु बनाते हैं। मतलब क्या बनाते हैं, बीजाणु, विपरीत परिस्थितियों में बीजाणु बनाते हैं। ये लैंगिक प्रजनन भी करते हैं, जिनमें एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए का क्या होता है, पुरातन स्थानांतरण होता है। मतलब पिलाए जो होते हैं ये अटैचमेंट होता है ऐसे, और एक बैक्टीरिया यहाँ आता है और यहाँ जाकर फिम्बरी भी, इनके पास फिम्बरी भी पाए जाते हैं। फिम्बरी मतलब अटैचमेंट क्या करते हैं, हमारे पास ये एक बैक्टीरिया हो गया तो इनके बीच में एक कॉन्जुगेशन ट्यूब बनेगी, तो ये डीएनए इसके सहारे यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है ना। फिर इनके पास फिम्बरी भी होते हैं, ये क्या करते हैं, पकड़ने का काम करते हैं। तो माइकोप्लाज्मा एक ऐसा जीवधारी है जिसमें कोशिका भित्ति बिल्कुल नहीं पाई जाती। सबसे छोटी जीविता कोशिका होती है जो ऑक्सीजन के बिना भी रह सकती है, मतलब एनारोबिक सेल भी हो सकती है। और अनेक माइकोप्लाज्मा, ध्यान रखना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो क्वेश्चन पूछता है। ये वाला जो भी ये वाला एरिया था ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है ना। फिर यहाँ पर तुम्हारे पास एक और जो ये वाला जो पॉइंट था, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला भी बहुत ज़्यादा। ठीक है, ठीक है। एक क्लोरोफिल ए, ये वाला जो पॉइंट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था।
ठीक है। एक ये बायोगैस है, ये बायोगैस वाला ये वाला पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर मेथेनोजेंस और थर्मोफ्लस और हेलोफी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इसमें, ठीक है ना। अनेक माइकोप्लाज्मा प्राणियों और पादपों दोनों के लिए क्या करते हैं, रोगजनक पैदा करते हैं। अब हम लोग प्रोटिस्टा प्रोटिस्टा की बात करेंगे, ठीक है। प्रोटिस्टा जगत की अगर मैं बात करूं बेटा, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, जो प्रोटिस्टा होते हैं बेसिकली ये 5 क्लास में होते हैं और इनकी कोई लिमिटेशन नहीं होती है, ठीक है ना। इनकी कोई लाइनिंग नहीं होती है एक्चुअल में। जरा देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। अगर मैं बात करूं तो जो प्रोटिस्टा होते हैं ये हमारे को ध्यान रखने वाली, ये एक कोशीय यूकैरियोट होते हैं। ध्यान रख लेना, बाकी सारे मल्टी सेल्युलर होते हैं बट ये कैसे होते हैं, यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स होते हैं। इज इट क्लियर। परंतु जगत की सीमाएं ठीक तरह से निर्धारित नहीं है। मैंने बोला भी कोई भी लाइन इनके लिए बनी नहीं है। एक जीव विज्ञान के लिए 2 प्रकाश संश्लेषी क्या होते हैं, जो प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा होते हैं, फोटोसिंथेटिक भी करते हैं। आगे चलोगे तो दूसरे के लिए एक पादप हो सकते हैं, और पादप भी हो सकते हैं और परजीवी भी हो सकते हैं। ध्यान रखना, आगे मिलेगा तुमको। क्राइजोफाइट्स, डायनोफ्लेनेट, यूग्लिनॉइड, अबकवक और प्रोटोजोआ, सभी के सभी ये मिला के हमारे को बिलोंग करते हैं किस पे, प्रोटिस्टा जगत में बिलोंग करते हैं, प्रोटिस्टा जगत में, है ना। अब प्राथमिक रूप से प्रोटिस्टा के सदस्य जलीय होते, ध्यान रखना ये स्थलीय, जलीय जमीन में नहीं मिलते, कहाँ मिलते हैं, वाटर में मिलते हैं। यूकैरियोट होने के कारण इनकी कोशिका में एक सुसंगठित केंद्रक मिलता है। मतलब कि जो केंद्रक है, केंद्रक किसमें मिलता है, यूकैरियोट्स में मिलता है, ध्यान रखना। एवं अन्य झिल्लीबद्ध कोशिकांग मतलब ऑर्गेनेल्स देखने को मिलेंगे, जिसमें क्या होगी, मेम्ब्रेन होगी, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होंगे, है ना। कुछ प्रोटिस्टा में कसाब, कसाब मतलब कसाब और पक्षमाप, कसाब फ्लैजिला और पक्षमाप सीलिया, ये दोनों देखने को मिलते हैं। ये अलैंगिक तथा कोशिकीय संलयन एवं युग्मज, कोशिकीय मतलब तुम्हारे पास क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दोनों देखने को मिल बनने की विधि द्वारा लैंगिक प्रजनन करते हैं। क्राइजोफाइट्स की अगर मैं बात करूं, क्राइजोफाइट्स की अगर मैं बात करूं तो इस समूह के अंतर्गत डायटम सुनहरे शैवाल डेस्मिट आते हैं। कौन से आते हैं, डायटम सुनहरे शैवाल डेस्मिट आता है। यह स्वच्छ जल एवं लवणीय समुद्री पर्यावरण दोनों में पाया जाता है। यस, लवणीय समुद्री पर्यावरण दोनों में मिलते हैं, ठीक है? मतलब सॉल्ट में मिल सकते हैं और सूक्ष्मजल में भी मिल सकता है। अत्यंत सूक्ष्म होते हैं तथा जलधारा के साथ ध्यान रखना, वाटर की जो फ्लो होती है उसके साथ निश्चित रूप से बहते रहते हैं, वाटर के फ्लो के साथ में बहते रहते हैं। डायटम में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, साबुन दाने की होती है, ऐसे बॉक्स की नुमा होती है, जो कि बनी होती है किसका पक्षी बनाती है। अब ये बिन भित्तियाँ सिलिका की बनी होती है, किसकी बनी होती है, सिलिका, ध्यान रखना किसकी बनी होती है, सिलिका की ना, जिस कारण से ये नष्ट नहीं होता। अगर जब जब ये मरते हैं तो क्या बनाते हैं, एक पहाड़ बनाते हैं, जिसको हम लोग डायएटमियस मृदा बोलते हैं या डायएटमियस अर्थ बोलते हैं। कर्मा होने के कारण इस मृदा का उपयोग, ध्यान रखना ये क्वेश्चन पूछता है, तेल, सिरप और पॉलिश किस किस के रूप में करते हैं, तेल, सिरप और पॉलिश के रूप में करते हैं। अगर मैं डायनोफ्लैजिलेट की बात करूं तो डायनोफ्लैजिलेट क्या होते हैं, ये जीवधारी मुख्यतः समुद्री और प्रकाश संश्लेषीय होते हैं। इनमें उपस्थित मुख्य वर्णकों के आधार पर पीले, हरे, भूरे, नीले अथवा लाल दिखते हैं, मतलब डिफरेंट कलर के मिलते हैं। कोशिका भित्ति बाहर की बनी होती है और ये बनी किसकी होती है, सेल्यूलोज की, किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। ध्यान रखना, ऊपर वाले में सिलिका था, इसमें सेल्यूलोज है। ऊपर वाले में क्या था, सिलिका, इसमें क्या है, सेल्यूलोज है। ऊपर वाला कलर में मिल रहा था, ध्यान रखना। अतः अनुप्रस्थ रूप से भित्ति पट्टिकाओं के बीच की खांच में उपस्थित होती है। ध्यान रखना, क्या उन्होंने बोला, जीवंत, एक लंबवत और दूसरा अनुप्रस्थ, 2 फ्लैजिला देखने को मिलता है इनके पास, कसाव, ठीक है ना। ये दिख रहा है, ये एक लंबा ऐसा रहेगा और एक ऐसा रहेगा, ठीक है। डायनोफ्लेज की संख्या में विस्फोट होता है, जिसमें समुद्र का जल लाल दिखता है। अगर रेड टाइड की बात करोगे तो वो किसके कारण दिखते हैं, बड़ा डायनोफ्लैजिलेट के कारण दिखते हैं। जैसे यहाँ पर एक नाम लिखा जिससे समुद्र लाल दिखता है। इतनी बड़ी संख्या जीव से निकले हुए जीव विष के कारण मछली क्या हो जाती है, मर जाती है। यहाँ पर एक आता है सेक्सीटॉक्सिन। सेक्सीटॉक्सिन एक क्या होता है, हार्मोन आता है, एक केमिकल आता है। सेक्सीटॉक्सिन क्या आता है, एक केमिकल।
है ना, एवं अन्य समुद्री जीव मर जाते हैं। उदाहरण गोनियोलेक्स, क्या गोनियोलेक्स होता है, गोनोलेक्स, ULAX, गोनोलेक्स होता है वो, ठीक है, गोनियोलेक्स बोलते हैं इंग्लिश में। यूग्लिनोड की अगर मैं बात करूं तो यूग्लिनोड हमारे पास कैसे होते हैं, ये अधिकांश स्वच्छ जल में, फ्रेश वाटर में देखने को मिलते हैं। उसके बाद स्थिर जल में पाए जाते हैं। ऊपर हमने सबसे पहले देखा था कि हमारे पास जो 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 कैजोफाइट्स मिल रहे थे, ये वाटर के फ्लो के साथ बह रहे थे, निश्चित ध्यान रखना पड़े रहते हैं। और जबकि ये वाटर के साथ फ्लो नहीं, ये यूज करके बहते हैं, स्थिर जल में पाए जाते हैं, स्थिर जल में शायद पाए जाते हैं। और ये किसका, फ्लैजिला का यूज करके अपनी गति को बढ़ाते हैं। कोशिका भित्ति की जगह पर, इनकी जगह पर क्या होता है, प्रोटीन की, ध्यान रखना, प्रोटीन की परत मिलती है जिसका नाम पेलिकल। ऊपर एक में सिलिका था, एक में सेलुलोज था, इनमें पेलिकल मिलेगी। देख लो एवोल्यूशन कितना शानदार चल रहा है। इसके बाद जो इनकी संरचना लचीली होती है, इसमें दो कसाब, कितने कसाब होते हैं, दो फ्लैजिला होता है, जिसमें एक छोटा होता था, एक लंबा होता है। यद्यपि सूर्य की उपस्थिति में ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। जबकि सूर्य की अनुपस्थिति में ये जीवधारियों का क्या करते हैं, शिकार करते हैं, परपोषी होते हैं, ठीक है ना। इसलिए ध्यान रखना, ये ऑटोट्रॉपिक, फोटो ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉफिक भी होते हैं। कौन, हेट्रोट्रॉफिक कौन होते हैं, यूग्लिनोइड्स, यूग्लिना। इसके बाद आगे चलोगे, ये ध्यान रखना, ये पादप तथा जीव दोनों की तरह क्या करते हैं, काम करते हैं। क्या करते हैं, पादप तथा जीव दोनों की तरह क्या करते हैं, ये काम करते हैं। इज इट क्लियर, है ना। इसके बाद आ जाते हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो होते हैं बेटा, सभी प्रोटोजोआ कैसे होते हैं, परपोषी होते हैं। ध्यान रखना है, ये फोटो ऊपर के जितने भी हमने पढ़े थे, क्या क्या पढ़ा था हमने, हमने अपवंग कवक पढ़ा, हमने नहीं अपवंग कवक नहीं पढ़ा, सॉरी, हमने यूग्लिनोइड पढ़ा, हमने क्राइजोफाइट्स पढ़ा हमने, और हमने डाइनोफ्लेजिनेट्स पढ़े हमने। ध्यान रखना इनको, इनको क्राइजोफाइट्स को ध्यान रखना, गरीब बोलते हैं, चीफ प्रोड्यूसर बोलते हैं, चीफ प्रोड्यूसर, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद की बात करोगे तो हमारे पास, मैं ये अपवंग का वक्त तो पहले पढ़ देता हूँ, फिर हम लोग बाद में बात करेंगे प्रोटोजोआ की। अपवंग का वक्त मृतोपोषी होते हैं, मृत पोषी प्रतिष्ठा होता है, मृत पोषी प्रतिष्ठा होता है। ये सड़ती हुई टहनियाँ, जहाँ सड़न गलन वाली होगी, सड़ती हुई टहनियाँ तथा पत्तों के साथ गति करते हुए जैव पदार्थों का क्या करते हैं, भक्षण करते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में प्लाज्मोडियम बनाते हैं। अब प्लाज्मोडियम देखो, जो तुम्हारे पास प्रोटोजोन्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोटोजोआ, ठीक है ना। तो बेसिकली आगे जाओगे तो प्रोटोजोआ में तुम लोग पढ़ोगे एक मलेरिया, प्लाज्मोडियम, वहाँ भी पढ़ोगे स्पोरोजोइट्स, वो क्या करता है, मलेरिया कॉज करता है, पर यहाँ पर नहीं है। प्लाज्मोडियम बनाते हैं जो कई फीट तक लंबे हो सकते हैं। प्रतिकूल परिस्थिति में ये ब्लास्ट होते हैं, बिखर सिरोम बीजाणु युक्त फलन का बॉडी बनाते हैं, जो ब्लास्ट होने के बाद अपने बीज को क्या करते हैं, बिखरा देते हैं, और हर एक नए बीजाणु से एक नया क्या मिलता है, नई बॉडी उत्पन्न होती है। परीक्षण वायु के साथ होता है ये, ठीक है। अब आगे की तरफ चलते हैं हम लोग, प्रोटोजोआ। अब प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ते हैं, तो प्रोटोजोआ के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, तुम पढ़ोगे मलेरिया के बारे में थोड़ा सा, इसके बारे में पढ़ोगे, आगे चल के मलेरिया के बारे में पढ़ोगे। सभी प्रोटोजोआ परपोषी होते हैं जो परभक्षी अथवा परजीवी के रूप में रहते हैं। सभी प्रोटोजोआ परपोषी होते हैं जो परभक्षी अथवा परजीवी के रूप में रहते हैं। ये प्राणियों के पुरातन संबंधी होते हैं। ये प्राणियों के क्या होते हैं, पुरातन संबंधी होते हैं। प्रोटोजोआ को 4 प्रमुख समूहों में बांटा जा सकता है। कितने, 4। कितने समूह में बांटा जा सकता है, 4 समूह में बांटा जा सकता है। अमीबी प्रोटोजोआ ये जीवधारी स्वच्छ जल में, समुद्री जल में एवं नम्र मृदा में भी पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ मिलते हैं, ध्यान रखना। अमीबी प्रोटोजोआ जीवधारी स्वच्छ जल, समुद्री जल और नम्र मृदा में पाए जाते हैं। यह अपने कूटपादों की सहायता से शिकार करते हैं। कूटपाद मतलब स्यूडोपोडिया। इसमें समुद्री प्रकारों का सतह पर सिलिका के रूप में कवच होता है,
ठीक है ना। अब ये क्या करते हैं, जैसे ही खारे पानी में जाते हैं तो ये कोशिका भित्ति भी बना लेते हैं, और ये एंट अमीबी परजीवी कहलाते हैं। सिलिका की ध्यान रखना, एक तो क्या बना रहे हैं, सिलिका की कोशिका भित्ति बना रहे हैं, कौन, प्रोटोजोआ, है ना। और एंट अमीबी परजीवी होते हैं। कसाबी प्रोटोजोआ, कसाब जिसमें क्या बोले, फ्लैजिला मिलेगा। इस समूह के सदस्य स्वच्छंद अथवा परजीवी होते हैं, स्वतंत्र परजीवी होते हैं। इनके शरीर पर कसाब पाया जाता है। परजीवी कसाब प्रोटोजोआ बीमारी के रूप के कारण होते हैं, जिसमें निद्रालु व्याधि नामक बीमारी होती है, ट्रेपेनोसोमा, ध्यान रखना। स्लीपिंग सिकनेस, निद्रालु व्याधि नामक की क्या होती, बीमारी होती है, निद्रालु, दैट इज कॉल्ड व्याधि, है ना, निद्रालु व्याधि, स्लीपिंग सिकनेस। पक्षमाभी सीलिया, सीलिएटेड प्रोटोजोआ में ये जलीय तथा अत्यंत सक्रिय गति करने वाले जीवधारी होते हैं, क्योंकि इनके शरीर पर हजारों की संख्या में पक्षमाभ होते हैं, सीलिया होते हैं। अब ये बेसिकली ऐसे होते हैं, ऐसे, है ना, जो कोशिका की सतह के बाहर की तरफ खुलते हैं, बाहर की तरफ होता है। अब देखो यहाँ पर इसमें एक गुहा होती है, गुहा का नाम ग्रसिका होता है। बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं, उसका नाम गलट है ना, जिसके कारण जिसकी कोशिका की सतह के बाहर तरफ खुलते हैं। पक्षमाप की लयबद्ध गति के कारण जल में पूरित भोजन गलेट की तरफ भेज दिया जाता है। देखो गलेट आ गया ना, भेज दिया जाता है। बेसिकली ये क्या होता है, इंग्लिश में जाओगे तो इंग्लिश में क्या लिखा है कि हमारे पास इसकी जो बॉडी होती है, तो बॉडी क्या करता है, जो फूड होता है, इसीलिए फूड को, है ना, अपनी तरफ लेके जाता है, और इसके माउथ में क्या करता है, लेडन करता है, लेडन डाल देता है माउथ, और उसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, गलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, गलेट, है ना। इसके बाद आ जाता है स्पोरोजोआ। एक हमारे पास कसाबी हो गए, कसाबी में एक एग्जांपल है ट्रिपेनोसोमा, जो कि बेसिकली अगर मैं बात करूं तो वो डिसीज कौन सी कर रहा है बेटा, स्लीपिंग सिकनेस, निद्रालु व्याधि। और दूसरा तो हमारे पास क्या होगा, पक्षमाभी प्रोटोजोआ, क्या करता है, कुछ नहीं करता, फूड को कैप्चर करता है। बेसिकली इसका नाम एक और क्या, पैरामीशियम एग्जाम्पल है तुम्हारे पास, चप्पल के जैसा दिखता है। अगला तुम्हारे पास स्पोरोजोआ आता है। स्पोरोजोआ, इस समूह में वे विधि जीवधारी आते हैं। अब स्पोरोजोआ विविध जीवधारी होते हैं, जिनके अनेक चक्र में संक्रमण करने वाले योग्य बीजाणु जैसी अवस्था पाई जाती है, जिसमें सबसे कुख्यात प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी। ऊपर भी था प्लाज्मोडियम, ध्यान रखना एक टाइप का नहीं, तो इसकी जो स्पीसीज अगर मैं बोलूँ या जीनस बोलूँ तो 150 से ज़्यादा होती हैं, है ना, मलेरिया। अब मलेरिया, प्लाज्मोडियम, और यहाँ पर स्पोरोजोआ लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं स्पोरोजोइट, है ना। और ये 3 प्रकार का, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम बायोवैक्स और प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। ध्यान रखना, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछता है विच वन इज डेंजरस, तो तुम लोग बोलोगे प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, ठीक है। आगे चलते हैं, हम लोग कवक और फंजाई की बात करते हैं। तो कवक और फंजाई की जब भी बात करोगे बेटा, तो सिंपल सी बात, एक ही चीज़ आनी चाहिए, ये कवक और फंजाई होते कहाँ पर है। अब मैं तुमको एक चीज़ बताऊँ, बरसात का समय होता है, बरसात के दिनों में जब कपड़े सूखते नहीं, तो बरसात में तुम देखना एक स्मेल आना चालू हो जाता है। क्या चालू हो जाता है, स्मेल आना, बहुत आना चालू हो जाता है। वो एक्चुअल में स्मेल आना चालू होता ही किसके कारण है, फंजाई के कारण। दूसरी चीज़, जो मेंस होते हैं, जो वुमेंस होते हैं, जैसे हमारे बालों में फंगस लग जाती है, तो डैंड्रफ आता है ना, वो भी एक फंगस है। और कई बार क्या होता है, जो हम लोग ये होते हैं, तो हमारे क्या होता है कि बेसिकली हमारे जो प्राइवेट पार्ट होते हैं, वहाँ पर स्वेटिंग ज़्यादा होती है गर्मियों के दिनों में, और ठंडों और गर्मियों के दिनों में, है ना, तो अंडरवेयर गील हो जाता है, तो उसके कारण मॉइस्चर मिलता है। दूसरी चीज़, बरसात में भी ये होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है ना। तो बेसिकली अगर बात करूँ, तो फंजाई जो होती है वो मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी के कारण ही क्या करती है, ग्रो करती है।
बेसिकली अगर मैं बात करूं ग्रो कर रही दूसरे की बॉडी पे कर रही, तो इसका मतलब ये जो फंजा होती है वो कैसी पर्पसी होती है। जीव जगत में विविध अद्भुत स्थान है, इनकी आकारिक और तथा वास स्थानों में बहुत भिन्नता मिलती है। ये कहीं भी मिलती है। इनको चाहिए नम रोटी, सड़े हुए फलों में कवक को देखा जा गया होगा, रोटी तुमने देखा होगा, खाने को छोड़ दो कुछ समय खुला तो बंद करके रख दो, तो आफ्टर सम टाइम देखोगे ब्लैक ब्लैक कलर की लेयर जम जाती है और खाना बहुत गंदा स्मेल मारता है। ठीक है ना। सामान्य छत्रक मशरूम, अगर मशरूम की बात करोगे और कुकुरमुत्ता की बात करोगे तो मशरूम को हम लोग खाते हैं, पर मशरूम ध्यान रखना अब ऐसी चीज़ है, मशरूम दो टाइप की, एक खाने वाली भी होती है, जहरीली भी होती है। एंड कुकुरमुत्ता जो होता है टोड स्टूल भी करता है, टोड स्टूल भी फंजाई होती है, टोड स्टूल डिसीज। सरसों की पत्तियों में क्या लगता है, एक सफ़ेद धब्बा, सफ़ेद धब्बे वाला परजीवी फंजाई के कारण होता है। ध्यान रखना, सरसों में सफ़ेद धब्बे वाला परजीवी फंजाई होता है ना। एक कोशिकी फंजाई जैसे ईस्ट का उपयोग रोटी तथा बियर बनाने में किया जाता है। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो रोटी तथा बियर मतलब बेसिकली अल्कोहल बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं हम लोग। और दूसरा हम लोग बताते हैं कि ब्रेड बनाने के लिए ब्रेवर्स ईस्ट बोलते हैं, ब्रेवर ईस्ट है ना, ब्रेवर्स ईस्ट बोलते हैं, है ना। तो हम लोग दोनों अल्कोहल और ब्रेड दोनों इंडस्ट्री में इसका काम कर यूज़ करते हैं, है ना। तो कुछ एक कोशिकी जैसे एक कोशिकी होती है, ध्यान रखना ये। अन्य फंजाई पौधों एवं तंतु के रूप में भी मिलता है। देखो अब जो फंजाई होते हैं वो प्लांट में भी ग्रो कर सकते हैं और ह्यूमन में भी के ऊपर भी। उदाहरण के लिए गेहूं में किट रोग, पक्सीनिया, किट रोग, किट रोग किस में बेटा, गेहूं में, है ना, पक्सीनिया, है ना। कुछ फंजाई जैसे पेनिसिलिन एक प्रतिजैविक एंटीबायोटिक का निर्माण कर फंजाई पाई जाती है विश्वव्यापी, और यह हवा, जल, मिट्टी तथा जंतु पौधों हर जगह मिलते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन की फंजा हमको हर जगह देखने को मिल जाती है। आगे चले, जो फंजाई होते हैं ये गर्म तथा नम स्थानों पर सरलता से उग जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने भोजन को रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं? क्योंकि ध्यान रखना, हम भोजन को रेफ्रिजरेटर में इसलिए रखते हैं क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर लो रहता है, और टेम्परेचर लो कर होने के कारण फंजाई ग्रो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? हाँ, इससे हम अपने भोजन को बैक्टीरिया तथा फंजाई के कारण खराब होने से बचा लेते हैं। फंजाई तंतुमय लेकिन ईस्ट जो एक कोशिकीय, इसका अपवाद है। ये लंबी पतले धागे की तरह संरचना होती है जिसे कवक तंतु बोलते हैं। ध्यान रखना, हम लोग बोलते हैं माइसीलियम, और ग्रुप ऑफ माइसीलियम, माइसीलियम बोलते थे। और ये जो माइसीलियम बनता है बेसिकली ग्रुप ऑफ हाइफे से बनता है, सिंगल तंतु। एक सिंगल तंतु जो होता है, एक सिंगल जो तंतु, सिंगल जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है हाइफे बोलते हैं, और इसकी फैमिली को माइसीलियम बोलते हैं हम लोग। ठीक है, कवक तंतु के जाल की कवच जाली दैट इज कॉल्ड माइसीलियम कहलाती है, मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड हाइफे। और हाइफे जब तुम्हारे पास ऐसा क्या हो जाए, पूरे ग्रुप बन जाए, दैट इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं माइसीलियम। अब ये माइसीलियम जो होते हैं कवक तंतु समेत नलिकाकार होते हैं, नलिकाकार लंबे होते हैं। अब यहाँ पर दो कंडीशन है, हमारे पास एक नलिकाकार में बहुत सारे ये है, तो इसको बोलते हैं सिनोसिटिक। क्या बोलते हैं? सिनोसिटिक और एसेप्टेड। और दूसरा होता है हमारे पास ऐसे नलिकाकार होते हैं और एसेप्टेड होते हैं। अब तुम्हारे पास एक कंडीशन यहाँ पर देखो जरा, जिसमें बहुकेंद्रिक कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म भरा होता है, जिसे संकोशिकी कवक तंतु कहते हैं, बहुत सारे होते हैं। अन्य कवक तंतु में क्या होते हैं, पटी होते हैं, पटी होते हैं, पटी मतलब ये सेप्टेड होते हैं। फंजाई कोशिका भित्ति काइटिन, अब इनकी जो, अब यहां पर हम लोग हमेशा पढ़ते हैं, ध्यान रखना, काइटिन की बनी रहती है, और काइटिन के साथ साथ पॉलीसेक्राइड की बनी होती है। किसकी? पॉलीसेक्राइड।
अधिकांश फंजाई परपोषी होते हैं, वे मृत बस्ट्रेटस से घुलनशील कार्बनिक पदार्थों को अवशोषित कर लेती हैं, अतः इनको मृतजीवी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मृतजीवी कहते हैं, है ना। जो फंजाई सजीव पौधों तथा जंतुओं के निर्भर करते रहती है उनको बोलते हैं परजीवी। ये शैवाल तथा लाइकेन के साथ तथा उच्च वर्गीय पौधों के कवक मूल बना भी रहती है, जिसे सहजीवी कहते हैं। सहजीवी मतलब तुम्हारे पास एक और दो दोनों के साथ क्या रहती है बेटा? बेसिकली कॉम्बिनेशन में रहती है, अपना काम दूसरे से निकालते रहते हैं। ठीक है, हम आगे चलते हैं। तो आगे क्या देखते हैं? फंजाई में जनन का एक खंडन, सेगमेंटेशन, विखंडन और मुकुलन विधि तीनों द्वारा होता है। अलैंगिक जनन बीजाणु जिसे कोनिडिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोनिडिया। क्या बोलते हैं उसको? कोनिडिया बोलते हैं। अतः धानी बीजाणु अथवा चल बीजाणु द्वारा होता है। कौन कौन से बीजाणु बेटा? दो, धानी बीजाणु और चल बीजाणु। धानी बीजाणु और छल बीजाणु, धानी बीजाणु और छल बीजाणु द्वारा होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और लैंगिक जनन की बात करोगे तो लैंगिक जनन ऊस्पोर द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? ऊस्पोर। और एस्कस बीजाणु और बेसिडियम बीजाणु, एस्कस किसके द्वारा? ऊस्पोर, एस्कस और बेसिडियम द्वारा लैंगिक प्रजनन होता है। ठीक है, अब आगे की तरफ चलते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि लैंगिक चक्र में विभिन्न 3 सोपान होते हैं, 3 विधियां, बेसिकली 3 क्रम देखने को मिल जाते हैं तुमको। ठीक है ना। 2 चल और अचल युग्मनों के प्रोटोप्लाज्म का संलयन दैट इज कॉल्ड प्लाज्मोगेमी। 2 केंद्रकों का संलयन दैट इज कॉल्ड केंद्र संलयन दैट इज कॉल्ड कैरियोगेमी। और तीसरा युग्मनज में मियोसिस के द्वारा अगुणित बीजाणु बनना। लैंगिक जनन में संयोजन के संबंध के द्वारा अगुणित कवक तंतु पास आते हैं और संलयित हो जाते हैं। कुछ फंजाई में 2 गुणित कोशिकाओं में संलयन के तुरंत बाद एक द्विगुणी कोशिका बन जाती है। यद्यपि अन्य फंजाई एस्कोमाइसिटीज में एक मध्यवर्ती द्विकेंद्रिकी अवस्था मतलब N+N अवस्था, अर्थात एक कोशिका में 2 केंद्रक बनते हैं। ऐसी परिस्थिति को केंद्रक युग्मनज बोलते हैं तथा इस अवस्था को हम लोग क्या बोल देते हैं? द्विकेंद्रक अवस्था भी बोल सकते हैं। बाद में ये पैतृक केंद्रक संलयन हो जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं, कोशिका द्विगुणित बन जाती है, 2n बन जाती है। फंजाई फलनकाय बिना बनाती है, जिसमें न्यूनीकरण विभाजन होता है, जिसके कारण अगुणित बीजाणु बनते हैं। कवक जाल को आकारित बीजाणु बनने, फलनकाय बनने की विधि जगत को विभिन्न वर्गों में विभक्त करने का आधार बनता है। फाइकोमैसिड्स की बात करोगे तो सबसे पहली बात हमारे पास आती है, सबसे पुरानी जो फंगस होती है वो होती है फाइकोमैसिड्स। फाइकोमैसिड जलीय होते हैं, आवासीय, सड़ी गड़ी लकड़ियां, नम तथा सीलन भरे अवस्था और पौधों में अविकल्पी ऑब्लिगेट, ध्यान रखना, अविकल्पी परजीवी होते हैं, है ना। प्लांट में ही ऑब्लिगेट होते हैं, ध्यान रखना, ये स्टेटमेंट पूछता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फाइकोमैसिड कैसे होते हैं? जलीय आवास होते हैं, सड़ी गड़ी लकड़ी में मिलते हैं, नम तथा सीलन वाले स्थान में मिलते हैं, पौधों पर अविकल्पी परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। कवक जाल अपटी मतलब ध्यान रखना, इनमें कोई भी सेप्टा नहीं मिलता, नॉट सेप्टेड, और बहुकेंद्री की कंडीशन मिलती है। इस कंडीशन को अलैंगिक ठीक है, बीजाणु धानी और अंतर्जारी उत्पन्न होते हैं। ठीक है, बीजाणु तथा अचल बीजाणु द्वारा होते हैं। ठीक है, बीजाणु धानी अंतर्जातीय उत्पन्न होते हैं। 2 युग्मनज के संलयन के ये युग्माणु बनते हैं। इन युग्मकों की आकारिक एक जैसी संयुग्मता
अथा भिन्न असंयुग्मकी और विषम युग्मकी, होमो और हेट्रो। असम मतलब हेट्रो हो सकती है। इसके समान उदाहरण म्यूकस, ध्यान रखना म्यूकर, राइजोपस। अब क्वेश्चन पूछता है म्यूकर, राइजोपस, रोटी में मिलने वाला कौन सा, राइजोपस, और सरसों में मिलने वाला कौन सा, एल्ब्यूगो। एल्ब्यूगो सरसों में, एल्ब्यूगो, म्यूकोर और तुम्हारे पास राइजोपस। इसको याद रख लेना आराम से, राइजोपस, एल्ब्यूगो और म्यूकोर। जो राइजोपस है वो रोटी में आता है, एल्ब्यूगो है जो मस्टर्ड में आ जाता है, और म्यूकोर जो म्यूकोरी है ना। ये 3 डायग्राम है, 1 2। पहला वाला ये ऊपर वाला कौन सा है, म्यूकर है ना। ये वाला कौन सा, एस्परजिलस है, और ये वाला कौन सा तुम्हारे पास, एगेरिकस है। ये आगे की पढ़ेंगे हम लोग। अब हमारे पास क्या है, एस्कोमाइसीड्स है। इसे सामान्यतः थैली फंजाई कहते हैं। क्या बोलते हैं, थैली फंगाई, या इसको सैक फंगाई बोलते हैं। बिरले पाए जाने वाले एस्कोमाइसिड एक कोशिकी जैसे ईस्ट सैक्रोमाइसिस के अलावा बहुकोशिकीय जैसे पेनिसिलियम होती है। क्या होती है, पेनिसिलियम। पेनिसिलियम क्या होती है, प्रतिरोधक, और इसी को बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। हमको यहीं पे देखने को मिलता है ना। ये मृतजीवी, अपघटक, परजीवी और समलरागी। क्या क्या, मृतजीवी मतलब डेड, किसी पे के ऊपर अपघटक, ठीक है, परजीवी हो सकते हैं, समलरागी हो सकते हैं, और पशुपिष्ठा पर उंगने वाले होते हैं, पशु के ऊपर भी उंगले। अब कवक जाल साखित और पटी होता है। कैसा होता है, जाल साखित मतलब तुम्हारे पास पूरा का पूरा ऐसा मिलेगा, और सेप्टेड मिलेगा। है ना। अब इसमें जो रिप्रोडक्शन मिलेगा, अलैंगिक बीजाणु कोनिडिया मिलता है। क्या मिलता है, कोनिडिया, जो विशिष्ट कवक जाल जैसे कोनिडिया मदर बनाते हैं, और ये बाहर की तरफ बनते हैं के रूप में होते हैं। कोनिडिया अंकुरित होकर कवक जाल बनाते हैं, बाहर के रूप बनाते हैं और बाहर की तरफ बनाते हैं। लैंगिक बीजाणु को एस्कस बीजाणु कहते हैं, बाहर की तरफ बनते हैं। ये बीजाणु थैलीमस एस्कस में अंतर्जातीय रूप से उत्पन्न होते हैं। ये एसाई एक बचन एस्कस विभिन्न प्रकार की फलनकाय में लगी रहती है, जिससे एस्को कार्प कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण एस्परजिलस है, पेनिसिलियम ऊपर हो गया था, एस्परजिलस आ गया, क्लेबिसेप्स है और न्यूरोस्पोरा है। कौन कौन से हैं, क्लेबिसेप्स और न्यूरोस्पोरा, क्लेबिसेप्स और न्यूरोस्पोरा। तो एस्परजिलस, क्लेबिसेप्स, न्यूरोस्पोरा। और न्यूरोस्पोरा को हम लोग बड़े ध्यान रखना, ये जैव रासायनिक और आनुवांशिक प्रयोगों में बहुत उपयोग किए जाते हैं। इसी कारण यह पादप जगत में ड्रोसोफिला के समान प्रसिद्ध है। किसके समान, ड्रोसोफिला। इस वर्ग में आने वाले मोरल्स एंड ट्रफल्स को खाने योग्य बनाया जाता है। और तथा इसमें एक और मिलती, ईस्ट से मिलता है हमको अल्कोहल, पानी मिलता है। इनके सुस्वादु भोजन समझा जाता है। अब तुम्हारे पास आ जाता है बेसिडियोमाइसिड्स। बेसिडियोमाइसिड्स की बात करोगे तो बेसिडियोमाइसिड्स से ज्ञात सामान्य प्रकार मशरूम ब्रेक्ट फंजाई बोलते हैं इनको, और पफ फंजाई भी बोलते हैं, पफ वॉक्स। ये मिट्टी में लट्ठे वृक्षों के टूटों पर, वृक्ष के लट्ठे मतलब तुम्हारे पास खाली स्टंप है ना, टूटों मतलब खोखले पर अंदर की तरफ देखने को मिल जाते हैं। सजीव पादों के अंदर जो जिंदा है उनके अंदर परजीवी के रूप में उगते हैं। ये किट्ट तथा कंड स्मट
कवक जाल शाखित तथा तटीय पटीय होते हैं। कवक जाल तथा पटी का मतलब क्या होता है कि बेसिकली सेप्टेड, है ना। इसमें अलैंगिक बीजाणु प्राय नहीं होते, अलैंगिक नहीं मिलते हैं, सेक्सुअल मिलते हैं, ध्यान रखना, सेक्सुअल मिलते हैं, असेक्सुअल नहीं मिलते हैं। लेकिन कायिक जनन खंडन विधि द्वारा बहुत सामान्य है ना। इसमें लैंगिक अंग नहीं होते, अलैंगिक बीजाणु, और लैंगिक अंग भी नहीं होते। लैंगिक अंग मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं होते, लेकिन इसमें प्लाज्मोगैमी विभिन्न स्टेनों वाली दो कायिक कोशिकाएं तथा जीव प्रारूप के संलयन से होती है। इसमें विभिन्न बनने वाली संरचना द्विकोशिकीय होती है, दो कोशिकीय 2n वाली होती है, जिससे अंततः बेसिडियम बनता है। अब ध्यान रखना, हमारे पास ऊपर एस्कस बना था, इसमें बेसिडियम बनेगा। बेसिडियम के केंद्रक संलयन कैरियोगैमी और तथा मियोसिस होता है, जिसके कारण 4 बेसिडियम एक से कितने बनते हैं, 4, है ना। कितने बनते हैं, 4 बनते हैं, जिसे बेसिडियम कार्प कहते हैं। इसके सामान्य उदाहरण क्या क्या है, अगेरिकस मशरूम है, ऑस्टिलेगोकंड है और पक्सिनिया किट है। कौन कौन से, अगेरिकस मशरूम है, ऑस्टिलेगोकंड है और पक्सिनिया किट है। एगेरिकस मशरूम, ऑस्टिलेगोकंड, पक्सिनिया किट, ठीक है। आगे चले। अब जो हमारे पास बचा है बेसिकली जो ड्यूटेरोमाइसिट्स होते हैं, ये ड्यूटेरोमाइसिट्स की हम लोग बात करते हैं। तो ये ड्यूटेरोमाइसिट्स जो होते हैं बेटा, एक कहानी होती है कि ये रिप्रोडक्शन के बेस पे बनाया गया है। इसे प्रायः अपूर्ण कवक भी कहते हैं, ड्यूटेरोमाइसिट्स फॉल्स फंगा भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी केवल अलैंगिक अवस्था अथवा कायिक प्रवस्था ही ज्ञात है। मतलब तुम ध्यान से सुनना, ऑन द बेसिस रिप्रोडक्शन के बेस में, कौन सा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेस में बना हुआ है ना। जब इस फंजाई की लैंगिक प्रवस्था की खोज की जाएगी, तो उसके बेस पे हम लोग क्या करेंगे, इसमें जितने भी तुम्हारे पास फंगस के एग्जाम्पल सारे के सारे हम लोग उसमें रख देंगे, ठीक है। उससे उसके उचित वर्ग में रख दिया जाता है। यह भी संभव है कि अलैंगिक तथा कायिक प्रवस्थाओं के नाम दे दिए गए हैं, उन्हें ड्यूटेरोमाइसिट में रख दिया गया है और लैंगिक प्रवस्था के दूसरे वर्ग में रखा जाता है, ठीक है। एस्कोमाइसिट, ड्यूटेरोमाइसिट, एस्कोमाइसिट और बेसिडोमाइसिट। अब एक और चीज़ बता दूं, और फाइकोमाइसिट, एक और चीज़ जरा ध्यान सुनना, इसको सिर्फ याद रखना, तुमको लैंगिक अवस्था याद रखना है, कौन सी, अलैंगिक और कायिक। ड्यूटेरोमाइसिट की बात बाद में, जब इस उनके अनुबंधों को कड़ी या पता चलेगा, तब फंजाई को उचित पहचान करके उनके ड्यूटेरोमाइसिट्स से निकाल लिया गया है। एक बार एक ड्यूटेरोमाइसिट्स के सदस्यों को उचित लैंगिक प्रवस्था का पता लग जाए, तब उन्हें एस्कोमाइसिट्स, बेसिडियोमाइसिट्स और फाइकोमाइसिट्स में ले जाकर रख दिया जाएगा, है ना। ड्यूटेरोमाइसिट केवल, अब इसमें क्या होता है, ड्यूटेरोमाइसिट्स होते हैं केवल अलैंगिक जीवाणु होते हैं। कौन से होते हैं, अलैंगिक, जिन्हें कोनिडिया कहते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं। अब आगे चलते हैं। इसके कवक जाल पटीय तथा साकेत होते हैं। पटीय तथा साकेत मतलब तुम्हारे पास कैसा, है ना, साकेत मतलब ब्रांच्ड और सेप्टेड, ब्रांच और सेप्टेड होते हैं। इसके कुछ सदस्य मृतजीवी और परजीवी होते हैं, लेकिन अधिकांश अपशिष्ट के अपघटक होते हैं, कचरे के ऊपर मिलते हैं और इन्हें खनिज चक्रण में सहायता करते दिखते हैं। इसके कुछ उदाहरण है तुम्हारे पास, अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम, ट्राइकोडर्मा नाम है। CAT, कैट से याद रखना, कैट हमारे पास फॉल्स होती है, इसलिए ड्यूटेरोमाइसिट्स बोलते हैं हम लोग उसको। कोलेटोट्राइकम, अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा, ठीक है ना। अब हमारे पास पादप जगत है। पादप जगत की प्लांट किंगडम की बात करते हैं हम लोग। पादप जगत में सभी जीव आते हैं जो यूकैरियोट और इनमें क्लोरोफिल होते हैं। ऐसे पादप कहते हैं। इनमें कुछ पादप जैसे कीटभक्षी पौधे जो इंसेक्ट को खाते हैं और परजीवी आंशिक रूप से विषमपोषी होते हैं। एक तुम्हारे पास आता है ब्लैडरवट और वीनस फ्लाई ट्रैप कीटभक्षी पौधों के क्या ब्लैडरवट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप, है ना। तो जो ब्लैडरवट होता है बेटा, ये जहाँ पर गीला पानी होता है वहाँ पर देखने को मिलते हैं। इनकी बॉडी में ऐसे थैले होते हैं, ये थैले क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं इंसेक्ट को,
अगला हमारे पास जाओगे, जो फ्लाई वीनस फ्लाई ट्रैप होते हैं, ये एक्चुअल में ये प्लांट ऐसे होते हैं, ऐसे दो होते हैं, और ये ऐसे होते हैं, ये ऐसे, जो क्या करते हैं, पक्षियों को एक्ट कर देते हैं। जो अमरवेल होता है कस्कुटा, ये बेसिकली मान लो ये प्लांट है, तो इस प्लांट में पूरे ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में फैल जाते हैं, हल्के लाइट येलो कलर के देखने को मिलते हैं। ठीक है। अब पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, ध्यान रखना, जो सेलुलोज की बनी होती है, तथा संरचना में विभिन्न विशिष्ट विवरण अध्याय 3 में आप पढ़ोगे। प्लांटी जगत में शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म आते हैं। पादप के जीवन चक्र में दो सुस्पष्ट अवस्थाएं द्विगुणित बीजाणु उद्भिद होते हैं, अगुणित युग्मकोद्भिद होती हैं। इन दोनों की दोनों पीढ़ी एकांतरण होता है। विभिन्न प्रकार के पादप वर्गों में अगुणित और द्विगुणित अवस्था लंबाई और वे अवस्थाएं मुक्तजीवी अथवा दूसरों पर निर्भर करते हैं के अनुसार विभिन्न होती हैं। युग्मनस 2n में मियोसिस विभाजन के द्वारा n में बीजाणु बनते हैं और बीजाणु अंकुरित होकर युग्मकोद्भिद बनाते हैं। नर तथा मादा युग्मकोद्भिद पर बनते हैं, जो संलयन होकर पुनः द्विगुणित युग्मनज बनाते हैं, 2n कंडीशन बनाते हैं। युग्मनज मतलब जायगोट, है ना। बीजाणु उद्भिद विकसित होता है और इस क्रम में संतति एकांतरण कहते हैं, जो चलता रहता है, इसको संतति एकांतरण भी बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद चलेंगे हम लोग जंतु जगत, एनिमेलिया में हम लोग चलते हैं। तो एनिमेलिया में जब हम लोग पढ़ते हैं, तो इस जगत के जीव विषम पोषी यूक्रिएट होते हैं, दूसरों पर डिपेंड करते हैं, जो बहुकोशिकीय तथा कोशिका भित्ति नहीं होती। ध्यान रखना, कोशिकीय भित्ति नहीं होती, पर इनके ऑर्गेनेल के ऊपर मेम्ब्रेन अच्छी खासी देखने को मिलती है। ये भोजन के लिए परोक्ष तथा अपरोक्ष रूप से पौधों पर निर्भर करते हैं। डिपेंडेंट ऑन, दोनों तरीके से, हर तरीके से ये डिपेंड करते हैं, दूसरों पर डिपेंड करते हैं। ये अपने भोजन को आंतरिक गुहा में पचाते हैं, मतलब माउथ से लेके हमारे पास एनस तक ही क्या होता है, इनका पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनाल होती है, जो भोजन को ग्लाइकोजन तथा वसा के रूप में संग्रहण करते हैं। किस रूप में बेटा, ध्यान रखना, ग्लाइकोजन और वसा के रूप में क्या करते हैं, संग्रहण, इकट्ठा, मतलब ध्यान रखना, जितनी भी एनर्जी रहती है हम लोग ग्लूकोज को कन्वर्ट करते हैं ग्लाइकोजन में और उसको कन्वर्ट करते हैं फैट में के रूप में संग्रहण करते हैं। इनमें प्राणी पर संपोषण अथवा भोजन का अंतर्ग्रहण करना होता है। इनमें वृद्धि का एक निर्दिष्ट पैटर्न बनता है कि वे पूर्ण वयस्क रूप में जीव जाते हैं, जिसकी सुस्पष्ट आकृति माप होता है। उच्च कोटि के जीवों में विस्तृत संवेदी तंत्रिका प्रेरक क्रियाविधि होती है, जिनमें अधिकांश चलन और सक्षम होते हैं। लैंगिक जनन तथा मादा के संगम से बाद में भ्रूण का विकास होता है। संघ के विभिन्न मुख्य अभिलक्षण को विस्तृत अध्याय 4 में हम लोग देखने को मिलेंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट इस चैप्टर में आता है विषाणु, वायरस, वायरॉइड, प्रियन और लाइकेन। ये हम लोग पढ़ेंगे, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, और इससे क्वेश्चन तुमको हर साल देखने को मिलता है ना। विटेकर द्वारा सुझाए गए 5 जगत, ध्यान रखना, उस जगत में विषाणु, वायरस, वायरॉइड, पोषक, प्रियन और लाइकेन, इनको जगह दी नहीं गई है। वर्गीकरण में एक अकोशिकीय जीव जैसा वायरस, वायरॉइड, पोषक और लेखली नहीं है। इनका संक्षिप्त परिचय नीचे दिया गया। हम का सभी कभी न कभी जुकाम, फ्लू से ग्रस्त होते हैं। जुकाम और फ्लू, है ना। इसका वायरस कैसे प्रभावित होता, कैसे करता है, वायरस का नाम वर्गीकरण में नहीं है, क्योंकि ये कैसे है, वास्तविक रूप में जीवित नहीं है। बेसिकली यदि हम यह मानते हैं तो सजीवों की कोशिका संरचना होती है। वायरस अकोशिकीय जीव है, कोई भी कोशिका नहीं है, कोई भी सेल नहीं है। क्वेश्चन बन सकता है जिसकी संरचना सजीव कोशिका के बाहर रवेदार होती है ना। जैसे ही एक बार ये जब कोशिका को संक्रमित कर देता है, तब ये मेजबान कोशिका को मशीनरी का उपयोग कर अपनी प्रतिकृति बनाता है। बेसिकली होस्ट सेल में
घुस के ये अपना प्रोडक्शन करता है, मेजबान को मार देता है, उसको मार देता है। वायरस को सजीव और निर्जीव कहेंगे क्या? नहीं। इट इज़ द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द निर्जीव और सजीव, दोनों के बीच में क्या होती है? कनेक्टिंग लिंक होती है। तो वायरस का अर्थ मतलब होता है विष। क्या होता है? विष और विषैला। विष और विषैला तरल पदार्थ। वायरस का मतलब क्या होता है? विष और विषैला तरल पदार्थ। विष और विषैला तरल पदार्थ, जिसको बताने वाला डिमिट्री इवानोविस्की 1892 ने तंबाकू के मोजेक रोग के रोगाणुओं को पहचाना था। टीएमबी, किसको? टीएमबी, टोबैको मोजेक वायरस। किसने? डिमिट्री 1892, जिन्हें वायरस नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था? वायरस। इसका माप बैक्टीरिया से छोटा होता है, बैक्टीरिया से भी छोटा होता है। तो वायरस जो होते हैं वो बैक्टीरिया से भी क्या होते हैं? छोटे होते हैं, क्योंकि ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स को भी क्रॉस कर जाते हैं। द वायरस कैन क्रॉस द फिल्टर ऑफ बैक्टीरिया। यस, कैन क्रॉस द फिल्टर ऑफ बैक्टीरिया। फिर हमारे पास एक और साइंटिस्ट आते हैं, M.W. बेजरनेक 1898। पहला हमारे पास विष और विषैला तरल था। डिमिट्री इवानोविस्की 1892 ने तंबाकू के मोजेक रोग के विषाणुओं को देखा था, ठीक है ना, और वायरस को नाम दिया था। और बैक्टीरिया से भी छोटा होता है, जो उसके पेपर को भी क्रॉस कर जाता है। हमारे पास M.W. बेजरनेक 1898 ने पाया कि संकरित तंबाकू के पौधे का रस स्वस्थ तंबाकू के पौधों को भी क्या कर देता है? संक्रमित कर देता है। इसलिए उन्होंने एक टर्म दिया इसका रस तरल को कॉन्टेजियम बाइवम फ्लूइडम कहा। क्या कहा? कॉन्टेजियम बाइवम फ्लूइडम, संक्रामक जीवित तरल। ये याद रखना, 1898, 1892 और कॉन्टेजियम बाइवम फ्लूइडम, है ना। W.M. स्टैनले 1935 में इन्होंने क्रिस्टलाइज करके बताया वायरस रवेदार बनाया जा सकता है। इसे रवे में मुख्यतः प्रोटीन होता है। क्या होता है? मुख्यतः प्रोटीन। वे अवशिष्ट विशिष्ट मेजबान कोशिका के बाहर निष्क्रिय होते हैं। वायरस अविकल्पी फैकल्टेटिव एनारोबिक्स है। बट आगे चलोगे तो वायरस में क्या हो मिलते हैं? इनमें वायरस के प्रोटीन में अतिरिक्त आनुवांशिक पदार्थ भी होते हैं। या तो आरएनए होगा या तो डीएनए होगा। किसी भी वायरस में आरएनए और डीएनए दोनों एक साथ नहीं रहेंगे। वायरस केंद्रक प्रोटीन न्यूक्लियो प्रोटीन और इसका आनुवांशिक पदार्थ संक्रामक होता है। जेनेटिक क्या होता है? संक्रामक होता है। प्रायः सभी पादप वायरस में एक कड़ी वाला आरएनए होता है। बेसिकली अगर बात करो तो ये जो दिख रहा है ये है ना, और ये कैप्सिड प्रोटीन है ना। और सभी तंतु वायरस में एक अथवा और दोहरी लड़ी वाला आरएनए अथवा डीएनए होता है। बैक्टीरियल वायरस और जीवाणुभोजी बैक्टीरियोफेज आवरण वायरस जो बैक्टीरिया का संक्रमण करता है, प्रायः दोहरी कड़ी वाले डीएनए वायरस होते हैं। दोहरी कड़ी वाले वायरस होते हैं। दोहरी ध्यान रखना, डबल डीएन है ना, डबल स्टैंडर्ड। और वो वाले कैसे थे? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए थे। बैक्टीरियोफेज या संक्रमण करते हैं बैक्टीरियोफेज, तो कैसा? डबल स्टैंडर्ड है। ये क्वेश्चन पूछता है ये वाला भी, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ कई बार पूछा गया है। प्रोटीन के आवरण अस्तर को कैप्सिड कहते हैं। ये देखो है ना, प्रोटीन जो मैं बार बार पढ़ता है, यह एक छोटी उपइकाइयों के रूप में पेटी कोशक कैप्सोमियर कहते हैं। सिंगल को कैप्सोमियर कहते हैं। इससे मिलकर बनता है। तो कैप्सिड न्यूक्लिक एसिड को सुरक्षित रखता है और पोटिकांश कुंडली तथा बहुफलक पॉली ज्योमेट्री देखने को मिलती है। पॉलीमोनो नहीं, पॉली मिलती है, ध्यान रखना। वायरस से होने वाले मम्स, अब डिसीज आ गई, मम्स, चेचक, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा नामक रोग होते हैं। कौन कौन से? मम्स, चेचक, हर्पीज एंड इन्फ्लुएंजा। कौन कौन से होते हैं? मम्स, चेचक, हर्पीज और इन्फ्लुएंजा नामक रोग होते हैं, है ना। मनुष्य में एड्स होता है, वायरस के कारण होता है। ध्यान रखना, पौधों में मोजेक बनना
पत्तियों का मुड़ना, कुंचन, पीला होना तथा सिरा अवगटा और बोना तथा अवरुद्ध वृद्धि का ग्रोथ होना, ये सब किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। ये करेक्टर याद रख लें सारे के सारे। वायरस की बात करोगे तो 1971 में टीओडाइनर से नामक एक नया संक्रामक कारक खोजा, और जो वायरस से भी क्या होता है? छोटा होता है। इसका मतलब ये कहानी हो गई कि हमारे पास वायरस जो होते हैं वो बैक्टीरिया से भी बहुत छोटे हो सकते हैं, है ना। अगर मैं सेप की बात करूं तो हमारे पास वायरॉइड आना चाहिए, फिर हमारे पास वायरस आना चाहिए, फिर हमारे पास सबसे बड़े तो हमारे पास क्या होते हैं? बैक्टीरिया। फिर हमारे पास बैक्टीरिया से छोटे क्या होते हैं? तो हमारे पास वायरस होता है, और इनसे भी छोटे हमारे पास वायरॉइड्स होते हैं। ये एक सीक्वेंस देखने को मिल जाएगा, है ना। तथा जिसके कारण एक पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर नामक रोग होता है। कौन सा रोग होता है? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर नामक रोग होता है। वायरॉइड में आरएनए तथा प्रोटीन आवरण स्तर जो वायरस में पाए जाते हैं उनका अभाव होता है, मतलब ये नेक्ड होते हैं, इनमें कोई भी कवरिंग नहीं मिलती है, इसलिए यह वायरॉइड के नाम पे जाना जाता है। अब वायरॉइड में क्या होता है? ध्यान रखना, इसके पास आरएनए लो मोलिकुलर वेट का आरएनए होता है। क्या होता है? लो मोलिकुलर वेट का आरएनए होता है। ठीक है, ओके। इसके बाद हमारे पास आते हैं प्रियॉन। आधुनिक चिकित्सा के संपर्क में संक्रामक न्यूरोलॉजिकल बीमारियां असामान्य रूप से फोल्ड प्रोटीन के कारण होता है। मतलब प्रोटीन में अगर तुम्हारे पास क्या हो जाए? डिफॉर्मिटीज हो जाए, प्रॉब्लम हो जाए, तो ये एक डिसीज कॉज करते हैं न्यूरोलॉजिकल, है ना। इन कारकों के कारण, ठीक है, समान होता है। इन कारकों का प्रोसंग कहा जाता है। क्या कह सकते? प्रोसंग या प्रियॉन कहा जाता है। दोनों प्राणियों में होने वाले सबसे उल्लेखनीय बीमारी बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एन्सेफेलोपैथी, BSE, बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एन्सेफेलोपैथी, जिन्हें आमतौर पर मवेशियों में मेडकाउ रोग कहा जाता है। कौन सा? मेडकाउ रोग। और मनुष्यों में एक होती है क्रूसफेल्ड जैकब डिसीज। ध्यान रखना, क्रूसफेल्ड जैकब डिसीज। आज लास्ट में पढ़ते हैं हम लोग लाइकेन। क्या पढ़ते हैं लास्ट में हम लोग? लाइकेन पढ़ते हैं। जब लाइकेन की बात करते हैं, लाइकेन शैवाल कवक के एक सहजीवी सहवास अर्थात पारस्परिक उपयोगी सहवास है। ठीक है ना, सहवास मतलब साथ में। तो शैवाल घटक को शैवालांश तथा कवक के घटक को माइकोबायोन्ट कहते हैं। कवक फंगस को माइकोबायोन्ट कहते हैं, है ना, और इनको फाइकोबायोन्ट कहते हैं। तो क्रमशः स्वपोषी और परपोषी होते हैं। शैवाल कवक फंजाई के लिए अपना भोजन संश्लेषित करते हैं और कवक शैवाल के लिए आश्रय देते हैं। खनिज तथा जल का अवशोषण होता है, और क्या करते हैं ये? इनका सहवास इतना घनिष्ठ होता है कि यदि प्रकृति में लाइकेन को देख ले तो यह अनुमान लगाना असंभव है कि दो विभिन्न जीव हैं। लाइकेन प्रदूषण के बहुत अच्छे संकेतक होते हैं। जहाँ प्रदूषण होता है वहाँ पर ये नहीं होते हैं। और सल्फर डाइऑक्साइड याद रख लेना, गैस जहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड होगा वहाँ पर ये उगते हुए दिखेंगे ही तुमको नहीं। ठीक है, ये सारांश पढ़ लेना, सारांश बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके बेटा, थैंक यू।